हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहीद फौजी राम सिंह की 5 बेटियां हैं, जिनमें से कोई अपनी पिता की ड्यूटी को संभालते हुए फौजी है, तो कोई अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। लेकिन इनमें से एक बेटी लोगों से हफ्ता वसूलती है, तो दूसरी नाइट क्लब में पब में रातें गुजारती है। तो अब ऐसे में क्या पांचों बेटियों में से कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने पिता का नाम खराब करेगी और कौन सी बेटी नाम बनाएगी? जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। दामिनी के पति राम सिंह एक फौजी थे जो अब इस समय दुनिया में नहीं है। वो अपने ड्यूटी के दौरान ही देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में अचानक से फौजी राम सिंह की पत्नी दामिनी पर उनकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसमें से एक बेटी सीमा को राम सिंह के बदले की जॉब मिलती है और वो भी अपने पिता की तरह फौजी के कम्बान संभालती है। एक रोज दामिनी सुबह के समय नाश्ते के साथ रिंकू और रूही को ढूंढती है, क्योंकि खाने के टेबल पर अभी सिर्फ दामिनी की 3 बेटियां ही मौजूद थी। ऐसे में दामिनी अपनी और बेटियों को नाश्ता देते हुए अपनी बेटियों से कहती है, मुझे भगवान ने 5 बेटियां तो दी हैं, लेकिन 3 तो अच्छी खासी सुधरी हुई हैं और 2 ने तो मेरा क्या, अपने फौजी बाप का भी नाम मिट्टी में मिला रखा है। माँ रहने दो, रिंकू कहीं हफ्ता मांग रही होगी और उसके बाद वाली आपकी लाड प्यार में बिगड़ी हुई बेटी रूही रात का नशा उतार रही होगी सोकर। लेट नाइट पार्टी करके आई है, बाकी आपके सामने है। माँ, मुझे तो आज ही अपनी ड्यूटी पे निकलना है, ना जाने कब फिर मुझे आप लोगों के साथ खाना खाने का मौका मिले। हाँ, एक तू ही तो अपने बाप को समझ पाई और ऐसे समय में उनकी ड्यूटी संभाली, जो कर पाना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है। दीदी, मुझे आपकी तरह ही बनना है। अभी तो मैं कॉलेज कर रही हूँ, मुझे भी पापा का नाम रोशन करना है। हाँ जरूर महिमा, पहले तो मैं निशा की शादी कर दूं किसी अच्छे से घर में। ये मेरी ऐसी बेटी है जिसके ना रहने से घर सूना हो जाएगा। इतनी संस्कारी और समझदार है ये, मुझे मरने के बाद तुम्हारी चिंता नहीं सताएगी। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? आपके बिना हम भी नहीं जी पाएंगे। फौजी राम सिंह की बड़ी बेटी निशा संस्कारी और समझदार थी। दूसरी बेटी सीमा अपने पापा के जाने के बाद उनका पद संभाल रही थी। तीसरी बेटी रिंकू हफ्ता ले रही थी, वो भी हर किसी से। चौथी बेटी रूही रात को पब और डिस्को जाना पसंद करती थी और सबसे छोटी बेटी महिमा भी कॉलेज में थी, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। और दामिनी अपनी इन दोनों बेटियों को सुधारना चाहती थी। देर शाम रिंकू अपने घर से निकलती है और मार्केट जाती है और दुकानों से हफ्ता लेती है। और जब वो एक सुनार की दुकान से हफ्ता ले रही थी, तभी रिंकू सुनार से कहती है, ए शाणे, मेरे को देखकर क्या छुपा रहा है? चल, ज्यादा शान बत्ती नहीं करने का। रिंकू देख, ये तो सही नहीं कर रही है। ये चैन मैंने किसी कस्टमर के लिए मंगवाई है। तो अब ये अपन की, समझा क्या? चल कल्टी लेने का। अभी मैं तेरे से हफ्ता नहीं मांग रही है, शुक्र मना, और यही लेकर जा रही है बस। रिंकू देख, सच में ये बजट से ज्यादा है, मैं लुट जाऊंगा। ये सुनकर अब रिंकू की नजर सुनार की दुकान की अंगूठी पर जाती है और रिंकू उसे पहनते हुए सुनार से कहती है, चल, अब रिंकू को तेरे दुकान का ये अंगूठी भी रवाज लगेला है। ये भी अपन का, तेरी 1 महीने की छुट्टी। तेरे से अपन के पर्यटन लोग वसूली नहीं करेगा, समझा क्या? रिंकू ये तो ठीक नहीं कर रही है। मैं राम सिंह की बहुत इज्जत करता हूँ, देख ले तू। ए शाणे, अब तू अपन को अपन के ही बाप की धमकी देगा, वो भी उसकी जब यहाँ है ही नहीं। यही गाड़ देगी मैं तेरे को। ये थी मार्केट मोहल्ले में रिंकू की दादागिरी। लेकिन अभी तो आपको रूही से भी मिलवाना है, जो पब में डिस्को करना कभी नहीं भूलती है। देर शाम अब दामिनी घर का काम कर रही थी और रूही चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर उसमें से 5,000 रुपए निकालकर जैसे ही दबे पाँव घर से निकलने को होती है, वैसे ही दामिनी अपनी बेटी रूही से कहती है, हो गया तेरी नाइट ड्यूटी का समय, कभी लेट नहीं होती ना तू अपनी इस जॉब पर। ओह गॉड मॉम, आपको पीछे से बोलना जरूरी है क्या? अब जैसे ही रूही जाने लगती है, वैसे ही रिंकू भी घर आती है और रिंकू को देखकर दामिनी कहती है, देखिए जी, आपकी ये दोनों बेटियां कितना नाम कर रही हैं। एक तो अभी नाइट शिफ्ट करेगी
और एक लोगों को मार पीट कर उनसे पैसे वसूल कर आ रही है। इन दोनों ने जो भी किया है उससे आपके जानने के बाद हर कोई मुझसे यही कहता है, यही है शहीद फौजी राम सिंह की बेटियां। ब्रो लव यू, तू निकल, अपन देख लेगा मॉम को। अब जैसे ही रात के खाने के लिए निशा, दामिनी, महिमा और रिंकू बैठते हैं, वैसे ही निशा अपनी बहन रिंकू के गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठी देखकर रिंकू से कहती है, रिंकू आजकल तो तू बहुत ही तरक्की कर रही है। क्या बात है, हाथ में सोने की अंगूठी है, गले में सोने की चैन, कैसे? अपन का रुतबा ही ऐसा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम? निशा खाना खा, किसे समझा रही है जो दूसरों का घर लूटने में एक पल नहीं सोचती है। अब इधर रूही पब में ज्यादा पीने के बाद पब के मालिक से बहस कर लेती है और पब के मालिक को पुलिस बुलानी पड़ती है। दरअसल रूही पब वाले को लेट नाइट पब खोले रखने की जिद करती है। तभी रूही पब मालिक से कहती है, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, तुझ जैसे को मैं देख लूंगी। और जब रूही को पुलिस ले जाती है तो सुबह दामिनी को पता चलता है कि रूही पूरे रात थाने में रही। ऐसे में रिंकू रूही को थाने से लाती है और वैसे ही रूही रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मुझे पता चला कि मैं अपने पिता की कितनी बदनामी करवा चुकी हूँ। नहीं रूही, किसने कहा ऐसा? तू ठीक तो है ना? माँ, अब आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि आपकी बेटी रूही ने अपने पिता का नाम खराब किया है, क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे कह रहा था कि एक फौजी की बेटी ऐसे रात को नशे में घूमती है। उसने मुझे बहुत कुछ कहा माँ। अपन की सिस्टर को ऐसा बोला उसने? उसकी तो रेल निकाल डालेगी अपन, मैं छोड़ेगी नहीं उसको। रिंकू नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने ये सब इसलिए ही बोला होगा क्योंकि रूही नशे में थी। इसके बाद तो रूही सुधर जाती है और वो लेट नाइट पार्टी करने की जगह दिन में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लिया करती थी। लेकिन रिंकू तो अभी भी गुंडागर्दी नहीं छोड़ती और उसका सबसे हफ्ता लेने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। तभी एक रोज फुल टेंशन में रिंकू कहीं जा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला रिंकू को देखकर ताने मारते हुए रिंकू से कहती है, ये चली हफ्ता वसूली करने, फौजी राम की गुंडी बेटी। इसकी तो गुंडागर्दी कभी खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर रिंकू विमला से कहती है, पीठ पीछे बात नहीं करने का। विमला आंटी समझी क्या? अपन यहीं से गुजर रही है और तू एड़ी चाले चल रही है और अपन को समझ भी ना आए। मैं तेरे जैसे से मुंह नहीं लगती। बाप देश की सेवा करते मरा और तू लोगों को लूटने पर लगी है। अभी मेरे बाप को बीच में तू काय को लेकर आई, पहले बता मेरे को। तेरा बाप तो कितना अच्छा था, वो किसी से मुंह तक नहीं लगता था। अपन का बाप भले ही फौजी था, अपन को भी उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन अपन के सामने ही अपन को तू बोलेगी ना तो अभी इधर ही अपन तेरे को गाड़ डालेगी, समझी बराबर? विमला और रिंकू की लड़ाई देखकर दामिनी बाहर आती है और रिंकू को जैसे तैसे अंदर लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और शांत भी करवाती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और फौजी राम सिंह की बेटी निशा के लिए एक रिश्ता आता है और लड़के वाले निशा को पसंद कर लेते हैं और लड़के का पिता यानी धर्म सिंह दामिनी से कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी बड़ी बेटी निशा हमारे घर की बहू बनेगी, क्योंकि राम सिंह ने जो बहादुरी और गर्व के साथ इस देश का नाम रोशन किया है, उससे तो आपके परिवार और आपके बच्चों में वो संस्कार ही नजर आते हैं और मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ये बातें सुनकर निशा और उसकी 4 बहनें भावुक हो जाती है। यहाँ तक कि रिंकू भी भावुक होकर मन ही मन सोचती है, शायद मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है। मेरे पिता का नाम हर कोई बड़े गर्व के साथ लेता है और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने पापा का नाम खराब नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद लड़की वाले चले जाते हैं और दामिनी अपनी 4-5 बेटी से कहती है, देखा तुमने, आज शहीद राम सिंह की वजह से मेरी बड़ी बेटी निशा के लिए रिश्ता खुद चल कर आया है। बल्कि बेटियों के लिए तो रिश्ता ढूंढा जाता है, लेकिन तुम्हारे पापा के नाम और उनके संस्कार की वजह से लोग खुद चलकर हमारी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। माँ, आप ये सही कह रही हो। पापा के नाम की वजह से ही तो ये आज रिश्ता चल कर आया है, वरना आप हमारे लिए किस लड़के का हाथ मांगती। इस तरह रिंकू और रूबी को भी एहसास होता है कि शहीद फौजी राम सिंह ने जो नाम और रुतबा कमाया है उसे बरकरार रखा जाए
और उस दिन के बाद से रिंकू का खौफ मोहल्ले में बरकरार तो रहता है, लेकिन वो हफ्ता लेना बंद कर देती है। आशिका रोज अपनी सास कमला से खरी खोटी सुनते हुए भी उसका हर आदेश और हुक्म मानती थी। यहाँ तक के गुस्से में कमला ने आशिका पर कई बार हाथ तक उठाया था। बावजूद इसके वो अपनी आवाज को भी कभी ऊंचा नहीं करती थी। ऐसे ही एक शाम कमला की पड़ोसन निर्मला उसके घर आती है और दोनों बैठकर बातें कर रही होती है। तभी आशिका चाय लेकर वहाँ आती है और कप देते हुए उसके हाथ से चाय निर्मला के ऊपर गिर जाती है, जिस पर कमला उसको उसी वक्त एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, हाथों में जान नहीं है तेरे। अरे गरम गरम चाय मेरी सहेली के ऊपर गिरा दी, इसलिए लाए हैं क्या तुझे इतना पैसा फूंक कर? माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। मेरे हाथों में छाले हो रखे हैं, इसलिए गरम कप पकड़ा नहीं गया। आज तेरे पूरे शरीर पर छाले नहीं किए ना तो मेरा नाम भी कमला नहीं। कमला आशिका को एक और थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, बस कर कमला, उसने कहा तो कि गलती से हो गया। अरे ये तेरी बहू है, कोई खरीदी हुई चीज या गुलाम नहीं जो तू इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। निर्मला तू मुझे मत सिखा किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, और ये इसी लायक है। अपनी कीमत और औकात भूल जाती है, इसलिए बार बार इसको याद दिलाना पड़ता है। अब जा जाकर दूसरी चाय लेकर आ। रहने दे बहू, वैसे भी मैं अब जा रही हूँ। निर्मला वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद भी कमला आशिका को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को गौरव काम से घर आता है और आते ही आशिका को बुलाकर उसे बोलता है, ए खड़ी क्या है, चल मेरे जूते उतार और उसके बाद एक बढ़िया सी चाय बना कर ला। आशिका गौरव के जूते उतारकर उसके लिए चाय बनाकर लाती है और चाय देने के बाद वो रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। सास और पति की मार खाकर भी वो चुप रहती। कुछ समय बाद उसकी ननद मानसी दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट आती है और वो सबसे मिलजुल कर बहुत खुश होती है। अपनी बेटी के आने पर कमला आशिका को बोलती है, खड़ी खड़ी मेरी बेटी को नजर क्या लगा रही है? जा जाकर उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। जी माँ जी। अरे माँ, बना लेंगी भाभी बाद में चाय नाश्ता। अभी मैं आई हूँ, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है इससे, इसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत भी नहीं है। और तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा जाकर जो बोला है वो कर। आशिका रसोई में चली जाती है और मानसी को अपनी माँ का ये बर्ताव बिल्कुल रास नहीं आता। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ आशिका मानसी की बहुत केयर करती है और उसको समय समय पर जूस देती, उससे बातें करती। कमला मानसी और आशिका की बढ़ती नजदीकियां देखकर गुस्से में एक दिन आशिका को उसके कमरे में जाकर तमाचा लगाते हुए बोलती है, अपनी औकात भूल गई क्या, जो मेरी बेटी के करीब जाने की कोशिश कर रही है? तेरी सौदे की जिंदगी में कोई रिश्ता तेरा अपना नहीं है। तू बस इस घर में खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझी? इसलिए अपनी हदें पार मत कर। माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये माजी शब्द लोगों के सामने बोला कर बस। असल में तेरा मेरा रिश्ता एक मालिक और गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। आशिका और कमला की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी मानसी छुप कर सुन लेती है और वो अपनी माँ के कमरे से निकलने के बाद आशिका के पास आकर बोलती है, भाभी, माँ ने आपसे क्या बोला अभी? बताओ ना भाभी। आप जाओ यहाँ से, माँ जी ने देख लिया तो फिर मुझे मारेंगी, इसीलिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ। नहीं भाभी, पहले मुझे बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैंने सब सुन लिया है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ बताना ही होगा। वो मैं एक। आशिका कुछ बोलती इससे पहले ही कमरे में गौरव आ जाता है और आशिका को मानसी से बातें करता देखकर कहता है, छोटी तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया, मैं भाभी से बात करने आई थी। बातें बाद में कर लियो, जा, पहले माँ बुला रही हैं, उनको तुझसे कुछ जरूरी काम है। मानसी को ना चाहते हुए भी आशिका को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है और उसके जाते ही गौरव आशिका को बालों से पकड़कर बोलता है, तू मेरी बहन को अपनी सच्चाई बताने जा रही थी कि तू एक खरीदी हुई चीज है और एक सौदे की जिंदगी जी रही है। नहीं नहीं गौरव जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तेरे लिए अच्छा यही होगा
कि तू चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मानसी कुछ टाइम के लिए आई है, वैसे भी उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के बाद वो वहीं वापस चली जाएगी। जब तक अपनी ये जुबान बंद रखियो। आशिका की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। दूसरी तरफ मानसी के कानों में अपनी माँ की बातें ही घूम रही थी और वो अपने कमरे में लेटे लेटे यही सोचती है, आखिर माँ ने भाभी से ये क्यों कहा कि वो एक सौदे की जिंदगी जी रही है? आखिर क्यों? और भाभी के साथ माँ और भाई परिवार जैसा सुलूक क्यों नहीं करते? ना उनको किसी पार्टी में ले जाते हैं, ना ही किसी से मिलवाते हैं। मानसी को अपनी भाभी की बहुत चिंता होती है और ऐसे ही एक दिन वो घर के स्टोर रूम में अपनी कुछ पुरानी किताबें ढूंढ रही होती है। तभी उसको अपने भाई की शादी की तस्वीरें मिलती है, लेकिन उसमें लड़की उसकी भाभी आशिका नहीं बल्कि कोई और होती है। ये देखकर मानसी हैरान होकर उन फोटोज को अपनी भाभी आशिका को दिखाते हुए कहती है, भाभी ये क्या है? भाई की शादी की तस्वीरों में आप तो हो ही नहीं, तो आप हो कौन? बताओ। और अगर आप मेरी भाभी नहीं हो तो कौन हो? बताओ, वरना मुझे माँ और भाई से पूछना पड़ेगा। आशिका के पास अब कोई चारा नहीं बचता। वो रोते हुए मानसी को बताती है, मैं आपकी भाभी नहीं, एक खरीदी हुई चीज हूँ जिसका सौदा हुआ है और अपने इस सौदे की जिंदगी को जी रही हूँ। 1 साल पहले गौरव की शादी एक मीनल नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन गौरव और कमला के रूखे स्वभाव के कारण मीनल ने अपनी शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपना ससुराल छोड़ दिया और भाग गई। लेकिन समाज और बिरादरी में गौरव की शादी हो चुकी थी, पर अभी तक कोई उसकी बहू से मिला नहीं था, जिसके चलते गौरव की माँ कमला अपने गांव में एक हरिया नाम के गरीब किसान से उसकी बेटी आशिका का सौदा करती है। हरिया किसान अपनी बाकी बच्चों के भविष्य को देखते हुए आशिका को इस सौदे के लिए मना लेता है और आशिका की कीमत हरिया को चुकाकर गौरव और कमला उसे खरीद कर शहर ले आते हैं और अपनी बहू के रूप में सबसे मिलवाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो आशिका को बस खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। मैंने अपनी इस सौदे की जिंदगी से समझौता कर लिया है। शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा था और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर यहाँ से तंग होकर अपने परिवार के पास जाती तो उनके ऊपर बोझ बन जाती और इस तस्वीर में जो औरत है वो तुम्हारी असली भाभी मीनल है। मानसी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू झलकते हैं और वो कहती है, इस घर में इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं। आप अपनी पढ़ाई के चलते शादी में नहीं आ पाई और जब तक आ पाई ये लोग इस घर में मुझे ला चुके थे। मानसी आशिका को गले लगाकर रोने लगती है। तभी कमला आकर मानसी को आशिका से दूर करती है और आशिका को एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। बोला था ना इस सौदे और तेरे बारे में मानसी को कुछ मत बताइयो। माँ, अगर भाभी मुझे नहीं बताती तो मैं आपसे पूछ लेती, लेकिन सच का पता तो मैं लगा कर ही रहती। और आपको शर्म आनी चाहिए, एक लड़की की कीमत कैसे लगा सकती हैं आप, खुद एक औरत होकर। कल को कोई मुझे खरीदने आएगा तो क्या आप मुझे भी बेच देंगी? मानसी, ये क्या बकवास है? अपनी जुबान पर लगाम लगा। अरे सौदा किया तो किया, इनको इस्तेमाल भी एक चीज की तरह किया आपने। मारा पीटा और न जाने कितने अत्याचार किए और ये बेचारी सौदे की जिंदगी जीती रही। लेकिन अब नहीं, मैं भाभी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब से ये मेरे साथ रहेंगी और अगर आपने या भाई ने इस मामले में टांग अड़ाई तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि आपने एक इंसान की तस्करी की है। मानसी आशिका का सारा सामान पैक करके उसको अपने साथ ले जाती है और कमला व गौरव कुछ नहीं कर पाते। मानसी के कारण आशिका को इस सौदे की जिंदगी से छुटकारा मिलता है और वो मानसी की मदद से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। हर्षिता अपनी फ्रेंड दीपाली के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। तभी वो एक मेकअप की शॉप पर जाते हैं और सामान लेने लगते हैं। तभी दुकानदार हर्षिता से बोलता है, मैडम ये देखो न्यू शेड का लिप बाम, ये आपके होठों पर लिपस्टिक का काम भी करेगा, साथ ही आपके होठों को फटने से भी रोकेगा। पर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो? हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे मैडम आपको नहीं, उन मैडम के लिए दिखा रहा हूँ। ये ले लो ना, कब तक अपने इन फटे होठों से अपने चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ती रहोगी? क्या आपने मुझसे कुछ कहा क्या? अब मैडम फटे होठों वाली तो आप एक ही हो,
यहाँ दूसरी तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रही। आप अपने कस्टमरों से ऐसे बात करते हैं क्या? और मेरे लिप्स फटे नहीं हैं, बल्कि सर्दियों की वजह से ये थोड़े ड्राई हो गए हैं। पर आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे तो तू गुस्सा क्यों कर रही है? नहीं लेना तो मत ले, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुझे। चल यहाँ से। अरे मैडम ले लो, अभी डिस्काउंट ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। ये आपके होठों को फटने से बचाएगा। अरे मैडम देखो तो सही, अरे अरे सुनो तो सही। दुकानदार बोलता ही रह जाता है, पर वो दोनों उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती हैं। और घर आकर हर्षिता अपनी माँ अंजना से बोलती है, माँ मेरी तरफ देखना जरा, क्या मेरे लिप्स फट रहे हैं? बताओ ना। हाँ हाँ, सर्दियों में इनका ध्यान नहीं रखेगी तो फटेंगे ही ना। शीशे में जाकर देख क्या हाल बना रखा है। हाँ हाँ, वो तो मैंने फेस पर कुछ लगाया नहीं है तो ऐसा ही लगेगा ना, लेकिन मेरे लिप्स थोड़ी ना फट सकते हैं। ये ज्यादा गलतफहमियां मत पाल तू अपने दिल में, समझ गई? जाके शीशे में देख खुद को कैसी लग रही है। सर्दियाँ ठीक से आई भी नहीं और तेरे होठ फटने चालू हो गए। अपनी माँ की बात सुनकर हर्षिता सोच में पड़ जाती है कि अपने फटे होठों को छुपाने के लिए करे तो क्या करे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। हर्षिता अपने फटे होठों को छुपाने के लिए डार्क और मैट कलर की लिपस्टिक्स लगाना शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन वो पिंक कलर की डार्क सी लिपस्टिक लगाकर कॉलेज जाती है और उसके फेस पर बस उसके पिंक लिप्स ही हाईलाइट हो रहे होते हैं, जिसके कारण लोग उसके फेस को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी हर्षिता अपनी दोस्त दीपाली से बोलती है, सुनना, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? देखना, सब मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ लगा है ना। क्या है? हैंकी से साफ कर देना। नहीं कर सकती, क्योंकि इस डार्क लिपस्टिक को साफ करने बैठी ना तो तेरा पूरा फेस पिंक हो जाएगा। और वैसे तुझे इतनी डार्क लिपस्टिक लगाने का क्या शौक हो गया? यार, अपने फटे होठों को छुपाने के लिए लगाई है, वरना तू जानती है ना मुझ पर ये सब सूट नहीं करता। अरे तो कोई क्रीम या और कुछ लगा लेती, ऐसे तो तेरे होठ और खराब हो जाएंगे। अरे तू भी ना यार, कुछ भी बोलते हैं। लिपस्टिक लगाने से भी भला लिप्स को कोई नुकसान होता है क्या? चल घर चलते हैं। वो दीपाली की बातों को भी इग्नोर कर देती है और ऐसे ही सर्दियाँ बढ़ती जाती है। और बढ़ती सर्दियों के साथ हर्षिता के लिप्स की हालत भी और खराब होने लगती है और उसके लिप्स में दरार सी पड़ने लगती है और उसके लिप्स लाल हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक बाइट लेते ही हर्षिता बोलती है, माँ पानी दे दो। क्या हो गया? अटक गया निवाला तेरे गले में? अरे कितनी बार कहा है कि चबा चबा कर खाया कर। अरे अटकेगा तो तब ना जब अंदर जाएगा। खाने में इतनी मिर्ची क्यों है? पूरा मुंह चस चस कर रहा है मेरा। ऐसे फटे मुंह से खीर भी खाएगी ना तो भी तुझे मिर्च ही लगेगी, क्योंकि खाना तेरे फटे होठों पर लगेगा तो दर्द होना तो लाजमी ही है ना। तू ना फालतू मत बोल। माँ ने खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है, मेरा सारा मुंह जल रहा है। अच्छा, मतलब एक तो लौती ही है जिसे मिर्चें लग रही हैं। अरे खाना मैंने बनाया है, लाल मिर्च तो दूर की बात है, मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? कहा ना, तेरे फटे होठों के कारण ऐसा हो रहा है। जब से सर्दियाँ आई हैं, आलस और ठंड के चलते तूने पानी पीना बंद ही कर दिया है और शरीर में पानी की कमी के कारण ही स्किन प्रॉब्लम होती है। इसीलिए पूरे दिन में कम से कम 7-8 गिलास तो पानी पिया कर। हाँ हर्षिता, सही कह रहा है रोशन। देख कैसे तेरे होठों से खून भी निकलने लगा है। बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से जो तेरा फेस गंदा दिखेगा ना फटे होठों की वजह से, वो अलग। हाँ माँ, दर्द भी हो रहा है, मुझे अपने लिप्स को कैसे भी करके ठीक करना होगा। इतना कहकर वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर फटे होठों को ठीक करने के लिए कुछ वीडियोस देखती है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो अपनी फ्रेंड का कॉलेज के बाहर वेट कर रही होती है और कुछ ही देर में दीपाली वहाँ आती है और उसके सॉफ्ट लिप्स को देखकर हैरान होकर बोलती है, यार हर्षिता, ये तेरे वही लिप्स है ना जो पहले रूखे और फटे रहते थे और अब कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। क्या लगाया है तूने इन पर? अरे कुछ खास नहीं यार, बस मैंने 1-2 होम रेमेडीज करी थी, उससे मेरे फटे होठ भी ठीक हो गए और उनमें होने वाला दर्द भी। हाँ तो मुझसे भी शेयर करना वो होम रेमेडी, बताना। अरे रो क्यों रही है, बता रही हूँ। देख, स्किन को हेल्दी रखने के लिए और फटे होठों को ठीक करने के लिए ना हमारी बॉडी में पानी पूरा होना चाहिए और मैंने अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दी।
मैंने अच्छे से डाइट फॉलो करी और हाँ, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैं अपने होठों पर देसी घी से मसाज किया करती थी। और देख, 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे फटे होठ कैसे गुलाब के फूल जैसे हो गए। क्या बात है, इसमें तो तेरा लोशन क्रीम का खर्चा भी बच गया। मैं भी आजमा कर देखूंगी ये। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और हर्षिता की शादी नवीन नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करती है। और उसकी एक छोटी नंद होती है जिसका नाम था नव्या, जो हर्षिता के साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन हर्षिता नव्या से बोलती है, नव्या, तुम खाली हो तो मेरे साथ मार्केट चलो, सर्दियों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। अगर मैं बाहर गई तो हवा से मेरी स्किन और भी खराब हो जाएगी, फिर मेरे होठ भी रूखे हो जाएंगे। नहीं भाभी, वो मुझे कुछ काम है, आप ही जाओ। इतना आलस क्यों कर रही है? चली जाना अपनी भाभी के साथ। तुझे भी कुछ लेना हो तो साथ में ले आइयो। नहीं ना भैया, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, आप ही चले जाओ ना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही एक दिन नव्या अपने कमरे में शीशे में अपना फेस देखती है और अपने फटे होठ को देखकर बोलती है, कितना दर्द हो रहा है, कितना कुछ किया ताकि मेरे होठ सर्दियों में भी मुलायम रहे, पर फिर भी ये रूखे होकर फट गए, क्या करूं मैं। वो अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ हर्षिता आकर बोलती है, क्या बात है, खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो? अरे घर में मैं भी हूँ, मुझसे बात कर लो। भाभी आप कब आई? क्या हो गया, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? वो बोल ही रही होती है कि तभी नव्या की नजर हर्षिता के गुलाबी होठों पर जाती है और वो अपना हाथ उसके फेस की तरफ ले जाने लगती है। तभी हर्षिता बोलती है, ये क्या कर रही हो? भाभी आपके होठ। हाँ, मेरे होठ तो सर्दियों में आपके होठ नहीं फटते क्या? ये तो कितने मुलायम दिख रहे हैं। ओ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे होठों को। वैसे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। पता है मुझे कि सर्दियों में होठ फट जाते हैं, तभी तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो। आपको कैसे पता? पता क्या चलना है, सामने से खुद ही दिख जाता है। देखो कैसे दरारें पड़ गई हैं तुम्हारे होठों में। एक काम करो, एलोवेरा जेल से मसाज किया करो, अपने होठों को हर टाइम मॉइस्चराइज करके रखा करो और वैसलीन भी लगा लिया करो जब टाइम मिलता है। और ये जो तुम फालतू के लिप प्रोडक्ट लगाती हो ना, ये सब कुछ बंद कर दो। ये सब करने से मेरे लिप्स भी आपकी तरह हो जाएंगे क्या? अरे पगली, मुझसे भी अच्छे हो जाएंगे। बस अच्छे से खाना खाओ, सर्दियों में भी ज्यादा पानी पियो, बदलते मौसम के साथ अपने स्किन केयर का ध्यान रखो। और हाँ, केयर जरूर करनी है, चाहे बाल हो, चाहे होठ हो, चाहे हमारी पूरी बॉडी ही हो, क्योंकि हम जितने स्वस्थ अंदर से होंगे उतने ही सुंदर हम बाहर से दिखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।